हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन इकोनॉमी की है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमएसएमईज इंडस्ट्रीज़। अगर इनकी बात करूं तो हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए ऐसा समझ लो कि एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा ग्रोथ देता है तो वो एमएसएमईज इंडस्ट्रीज़ हैं। इनमें कौन कौन सी आती है उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में कौन से आते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं। इसलिए जितनी भी एमएसएमईज़ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं मोस्टली मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। जैसे पहला है पैक्ड फूड, इसमें आपके लेज़, कुरकुरे, बिस्किट, टॉफ़ीज़, जितनी भी ऐसे आइटम्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं, जो ईटेबल होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। दूसरा है मोटर वाहन, जैसे आपके रिक्शा, कार, ये सभी इसमें आती हैं। फल सब्जी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सब इसमें आता है। फ़ोटोकॉपी की दुकान है वो इसमें आती है। साइकिल की कोई इंडस्ट्री है वो इसमें आती है। दर्जी की दुकान भी इसमें आती है। किराना स्टोर जिसमें आपको दाल चावल गेहूँ और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं डेली यूजेस के, वो इसमें आते हैं। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर भी आपका एमएसएमईज में आता है। लैब, होटल, कॉस्मेटिक्स, जांच घर, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर जो कि औरतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें आता है। हार्डवेयर की जो दुकानें होती हैं लाइक जिसमें आपको लोहे का किलो मिलता है, उसके बाद पाइप्स मिलते हैं और जो भी आपकी जो फिटिंग विटिंग होती है उसकी जो सामान मिलता है हार्डवेयर, वो भी इसमें आता है। दूध का जैसे दही, मक्खन, पनीर जिसकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, डेयरी, वो सब इसमें आती हैं। सैलून की बात करूं जिस पे जहाँ पे लोग जाते हैं अपना फेशियल कराने, मेल, तो वो भी इसमें आता है। पशु की बात करूं जैसे पशुपालन, डेयरी एरी, जितना भी पशुपालन का है सब इसमें आता है। बुक्स की कोई दुकान है, स्टेशनरी है, या फिर कहीं पर कागज़ बन रहे हैं या फिर कहीं पे नोटबुक्स बनती हैं, वो भी इसमें आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई अगर कोई शॉप है या कोई इंडस्ट्री है वो भी इसमें आता है। तो आपने देख लिया कि एमएसएमईज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं मोस्टली। तो आपके सामने 20 इंडस्ट्रीज़ दी हैं, ये सब एमएसएमईज़ होती हैं। अब इनकी बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री की बैकबोन इसको ही कहा जाता है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो एग्रीकल्चर के बाद एमएसएम ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और इन्हें कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ऐसा क्यों कहा जाता है उसको देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है 45%, मतलब एमएसएमईज ही 45% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। 100% में से 45% एमएसएमईज ही एम्प्लॉयमेंट देती है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस की अगर बात करें तो 90% बिजनेस सिर्फ एमएसएमईज के थ्रू होता है। जितना भी व्यापार होता है, उद्योग होता है कंट्री में, उसका 90% एमएसएमईज ही के अंडर में रहता है। तीसरा है एक्सपोर्ट की बात करें तो जितना भी आपका जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर जाते हैं, कंट्री से बाहर जाते हैं, दूसरे देशों के लोग खरीदते हैं, वो 50% एमएसएमईज के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो प्रोडक्ट में अगर बात करूँ तो 6500 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे डील करता है, मतलब कि 6500 से ज़्यादा प्रोडक्ट एमएसएमईज का जो इंडस्ट्री है वो बनाती है। जीडीपी की बात करूँ तो 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है एमएसएमईज का इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज का होना किसी भी एक इकोनॉमी के लिए। अब हम बात करते हैं कि एमएसएमईज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी और शर्तें क्या हैं, मतलब इनको अगर हमें खोलना है, ओपन करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस, उनको देखते हैं। तो अंडर एक्ट 2006, मतलब 2006 के जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको 25 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप खोल सकते हो, और जो स्मॉल थी उनको 5 करोड़ के, मीडियम 10 करोड़ के में। अब मैंने क्या बोला, 2006 के एक्ट के थ्रू माइक्रो 25 लाख में, स्मॉल 5 करोड़ में, मीडियम 10 करोड़ में। लेकिन अब जो माइक्रो 25 लाख था उसे बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया, मतलब 1 करोड़ में आप इन्वेस्ट करके कंपनी खोल सकते हो, 5 करोड़ का प्रॉफिट ले सकते हो। स्मॉल की बात करें तो 5 करोड़, पहले 5 करोड़ था, अब उसको 10 करोड़ कर दिया गया, मतलब 10 करोड़ आप इन्वेस्ट करिए। अगर 10 करोड़ तक आपका जो कैपिटल है या फिर जो सेट्स आपने 10 करोड़ का लगाया है तब तो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आओगे और 50 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वहीं मीडियम की बात करें तो मीडियम पहले 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया। 20 करोड़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मीडियम में आओगे और आप 100 करोड़ तक का आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है कि कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। जो टैक्स होता है वो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, एमएसएमईज़ पे कम टैक्स लगता है। अब एमएसएमईज़ पे टैक्स कम क्यों लगता है? क्योंकि इनको बैकबोन कहा गया है। इनका डेवलपमेंट होना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
तो हमने देखा कि माइक्रो के लिए 1 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़ का कमा सकते हो। स्मॉल के लिए 10 करोड़, अगर आप 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आओगे और प्रॉफिट आप 50 करोड़ तक का आराम से कमा सकते हो। मीडियम 10 करोड़ था पहले, अब उसको 20 कर दिया। अगर आप 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप मीडियम में आओगे और आप प्रॉफिट 100 करोड़ तक का कमा सकते हो। उसमें सरकार आपसे टैक्स जो है उसी लेवल पे लेगी जितना होता है। कितना टैक्स लगता है वो आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब एमएसएमईज़ को बेनिफिट्स क्या दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो पहला है बैंक लोन इजी। इससे क्या होता है, जो एमएसएमईज़ है उनको बैंक से लोन ईजिली मिल जाता है। जो भी उसकी गारंटी होती है, जो बैंक होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इनकी गारंटी सरकार लेती है कि इनका जो पेमेंट होगा ये लोग करेंगे। मतलब अगर आपको एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको फंड चाहिए, तो आप लोन ईजिली ले सकते हो। दूसरा है लो इंटरेस्ट रेट। जो आपको लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट भी लो होता है कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सरकार बढ़ावा दे रही है लोगों को अपना काम करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। आप लोग अपनी इंडस्ट्री खोलिए और उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। तीसरा पॉइंट है लो टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं तो 12% का टैक्स लगता है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ में, और जो बिग फर्म्स हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़, उन पर 30% का टैक्स लगता है। आप देख सकते हो कि अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये आपको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 12 रुपये देने पड़ते हैं आपको गवर्नमेंट को। किसमें? एमएसएमईज़ में। तो कितना प्रॉफिट है आप खुद देख सकते हो। लाइसेंसिंग की बात करूं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लाइसेंस की नीड नहीं होती है, ना आपको परेशान होना पड़ता है एमएसएमईज़ के लिए। आप ईजिली एमएसएमईज़ इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल कंसेशन मिलता है किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरप्राइजेस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। गवर्नमेंट का जो ई मार्केट पोर्टल है उस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको कंसेशन मिलता है। ठीक है। सिक्स्थ है कंसेशन आपको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल है उसके लिए आपको कंसेशन मिलता है अगर आप एमएसएमईज़ इंडस्ट्रीज से डील करते हो या फिर आप एमएसएमईज़ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर हो। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट। अगर मान लो कि आपने लोन लिया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका डिले हो रहा है, उसके लिए प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट आपको। ठीक है। 8th पॉइंट है नो फीस इज चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो एमएसएमई इंडस्ट्री का तो आपको एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाती है, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आपके एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के, जो गवर्नमेंट एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। मतलब इंडिया में एमएसएमईज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इन चैलेंज प्रॉब्लम दोनों कह सकते हो। 2 टॉपिक थे, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज, मैंने दोनों को एक में कवर कर लिया, क्योंकि 2 अलग अलग पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स भी वही होती हैं, चैलेंज भी वही होते हैं। ठीक है। तो पहला है प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, एमएसएमई इंडस्ट्री सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग इससे डील करते हैं उनका वो पेमेंट नहीं करते, उनका जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब पेमेंट नहीं मिलेगा आपको तो आप अपना रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, आप कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन कब करोगे? जब आपके पास कैपिटल होगा। अब आपने क्या किया, अपना सामान तो बेच दिया, लोगों ने बोला कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, अभी पैसे नहीं है और वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं पेमेंट को, तो आप तब तक वर्क नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो वही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है डिले पेमेंट का। लोग आपको पेमेंट नहीं करते, आप सामान दे देते हो बट आपको पेमेंट नहीं मिलता। पहला प्रॉब्लम ये है और मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा है डिफिकल्टी टू एसेस प्रॉपर मार्केट। इनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता, मतलब सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचे कहाँ पर। इनको ये नहीं पता होता कि हमें सेल आउट कहाँ करना है, कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और कहाँ पे हमें सामान बेचना है। मार्केट नहीं मिल पाता प्रॉपर, जिसकी वजह से एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट इशूज़। इनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये लोग ना एक्सपर्ट, जो लेबर होता है ना वो इनका मतलब एक्सपर्ट नहीं होते उस फील्ड में। वो कुछ तो अनएजुकेटेड होते हैं, क्योंकि उनको सैलरी कम प्रदान करना चाहते हैं, सैलरी कम देना चाहते हैं। अगर आप एजुकेटेड को लाओगे तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, अनस्किल्ड लेबर को लेते हैं और उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी दे सकें। तो जो क्वालिटी है इनकी लो होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इशू आते हैं। बाहर के देश वो सामान नहीं खरीदना चाहते। जैसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस। मतलब कि आपका प्रोडक्ट अगर लो क्वालिटी का है तो आपको एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बाहर के लोग कंपटीशन जो आपका प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फोर्थ है लो प्रोडक्टिविटी। इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। अब लो क्यों होती है? क्योंकि ये लोग जो टेक्नोलॉजी या फिर जो मशीनरी है पुरानी यूज़ करते हैं, मतलब कि ये अपडेटेड नहीं करते। इनके पास या तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या स्किल्स नहीं होती है, इनको पता नहीं होता है कि कैसे हमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है। जो मशीनरी है उनको डेवलप नहीं करना चाहते, उनको अपग्रेड नहीं करना चाहते। जो लेबर फोर्स है उनको स्किल्ड नहीं करना चाहते, ट्रेंड नहीं होता, इसलिए इनकी जो प्रोडक्शन है वो कैसा होता है, लो होता है। अगला पॉइंट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं या जो भी इक्विपमेंट ये अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड होता है, अपग्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा
प्रोडक्शन नहीं हो पाता। 6 पॉइंट है कंपटीशन। अब देखो सिंपल है, जब इतनी एमएसएमई इंडस्ट्री आप देखोगे कि एक मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, किराना स्टोर्स के बहुत सारे शॉप्स होते हैं, आपके कपड़े के, तो इतनी सारी कंपटीशन है, तो जो आपको कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे अपना प्राइस बढ़ाया वहाँ पे दूसरा बंदा कम कर देता है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, मतलब बहुत बार लॉस भी झेलना पड़ता है। तो एमएसएमईज़ के सामने इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कंपटीशन हो गया कि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ का। 7th है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका, जैसे मान लो कि कोई गाँव में कोई शॉप है, किराना स्टोर, ठीक है, या फिर कोई ऐसी एरिया में है जहाँ पर रोड्स नहीं है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई सवारी नहीं चलती। अब आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, तो आप अपना जो सामान है वो कैसे लाओगे अपनी दुकान पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और मार्केट भी अच्छा डेवलप नहीं है जिससे कि वहाँ पे शॉप्स ले सको, या फिर इस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग अपनी जो एमएसएमई इंडस्ट्री इसमें ग्रोथ कर सकें। 8th है इनफॉर्मल सेक्टर। अगर बात करें एमएसएमई इंडस्ट्री की तो मोस्टली लोग नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं अपनी जो भी इंडस्ट्री है, तो इससे हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। और जब तक इनफॉर्मल सेक्टर रहेगा तब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा कि आपको कैसे डेवलप करना है। इसलिए फॉर्मल सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देती है, अगर आपको लोन लेना है, अगर आपकी रजिस्टर्ड है कंपनी, तो आपको ईजिली लोन मिल सकता है और उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या चीज़ दिखा के कि आप कौन सी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आप कैसे लोन लोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम देखते हैं कि रोल क्या है एमएसएमईज़ का। कहाँ, ओके, वेट, एमएसएमईज़ का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो एमएसएमईज़ है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इससे क्या होता है, जो इनकम एंड वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एमएसएमईज़ इंडस्ट्रीज़ ना हो तो जो लार्ज इंडस्ट्री है वो क्या करेंगी, पूरा प्रॉफिट ले लेंगी। अब देखो सिंपल सा है कि जो पार्ले या फिर मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी है, बहुत ही डेवलप्ड है, ठीक है, अब उसका प्रोडक्ट आप तब लोगे जब आपके आसपास का प्रोडक्ट नहीं होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे मान लो नाइकी हो गया या फिर प्यूमा हो गया, ये कंपनी शूज़ की हैं, बहुत बड़ी हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इनका प्रोडक्ट लोग एफर्ट नहीं कर पाते, इतना महंगा होता है, तो किसी ने क्या किया, अपने आसपास की किसी इंसान ने कोई एक शूज़ की फैक्ट्री खोली जिसका प्रोडक्ट बहुत टिकाऊ है। तो मानता हूँ कि वो ब्रांड छोटा है लेकिन लोग उसका प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे, तो जो इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाता है। ये क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर इक्वलिटी दर्शाई जाती है कि यहाँ पर जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जो आपके लेवल के इंसान हैं वही अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलकर पैसा कमा रहे हैं, जिससे कि पुअर एंड रिच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ इतनी ईजिली खोल सकते हैं, आप शॉप्स खोल सकते हो, दर्जी की शॉप खोल सकते हो, नाई की शॉप खोल सकते हो, तो आप ईजिली जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, अब देखो सिंपल है कि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपने एमएसएमई इंडस्ट्री खोल ली, उसमें आपने वर्कर्स लगा लिए, अगर हर जगह एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ होंगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इससे क्या होता है, रीजनल ग्रोथ भी होती है। गाँव में भी लोग क्या कर रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं, गाँव में डेयरीज़ खोल रहे हैं, गाँव में भी इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं, कुछ ना कुछ, जैसे बेकरी है उसको खोल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि रीजनल ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि अर्बन ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, रूरल एरिया अनडेवलप्ड है। तो जब रूरल एरिया वाले भी बेकरीज़ खोलेंगे, लाइक उनको उसमें बिस्किट्स बनाने हैं या फिर उसमें जो क्या होता है आपके टोस्ट हैं वो बनाने हैं, रस्क बनाने हैं, तो इसमें क्या है, उनका भी ग्रोथ हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, एमएसएमईज़ कर रहा है। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो लोकल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो हमारे लोकल एरिया में मिल जाते हैं, हम उनका यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर की कंट्रीज़ से, एमएसएमई इंडस्ट्री वाले बाहर की कंट्रीज़ से रॉ मटेरियल मंगाएं फिर यहाँ पर यूटिलाइज़ करें, ऐसा नहीं होता। जो इनके आसपास है वही ये यूटिलाइज़ करते हैं, उसी को यूटिलाइज़ करके ये क्या कर रहे हैं, अपना जो भी बिज़नेस है उसको उससे डील करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, लोकल रिसोर्सेज का। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। जब सिंपल है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे, तो बाहर की कंट्रियाँ हैं वो आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगी, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। और 50% एक्सपोर्ट एमएसएमईज़ ही मतलब करती है एक्सपोर्ट, तो आप समझ सकते हो कि एमएसएमईज़ का एक्सपोर्ट में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद बात करें तो ये प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ में आकर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट कर सकते हो, मतलब आप एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो और आपने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया तो आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। लास्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज प्रोडक्शन। एमएसएमईज इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। अब देखो सिंपल है, हमने सुना है कि जो घर होता है, घर ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए एक एक ईंट ज़रूरी होती है। जब तक आप एक एक ईंट करके नहीं लगाओगे आप पूरा बड़ा मकान नहीं बना सकते। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर हम इन्हें डेवलप कर लें, ये बहुत जितनी ज़्यादा हो जाएंगी उतना प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ही हमारा क्या करती हैं, कंट्री का प्रोडक्शन जो लेवल है उसको बढ़ाती हैं। जैसा मैंने बताया था 90% जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, जो उद्योग है वो एमएसएमईज़ का होता है। तो आप समझ सकते हो कि इनका प्रोडक्शन का कितना करते होंगे ये लोग, ठीक है। जब 6500 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे डील करते हैं और जब आसपास की जब हर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसा हमने पहली क्लासेस में देखा था कि प्रोडक्शन जितना इंक्रीज़ है उतना इकोनॉमी ग्रोथ होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे एमएसएमईज़ के। तो आपने देख लिया कि एमएसएमईज़ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और एमएसएमईज़ को प्रमोट करना सरकार के लिए कितना ज़रूरी है, जिससे कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, 8-10 हज़ार रुपये में इतना सारा मतलब कि अपना जो भी है प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो क्या कर सकें, वो अपना खुद का बिज़नेस खोल के खुद एम्प्लॉयड हो के अपनी जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको सुधार सकें। और बहुत सारे इंसेंटिव्स सरकार दे रही है लोगों को, मतलब मोटिवेट कर रही है कि वो अपना खुद का बिजनेस खोलें। बहुत जैसे कौशल विकास योजना है उसके थ्रू क्या करती है सरकार, जो गांव के लोग हैं लाइक वीवर्स हो गए, जो टेलर्स हो गए, इनको बोलती है कि आप खुद का बिजनेस खोलिए, इसमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है सरकार के लिए। अगर एमएसएमईज़ डेवलप होगा तो कंट्री डेवलप होगी, इसका इंपॉर्टेंस आपने देख लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई थिंक आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।